वेलकम स्टूडेंट्स। हम डिस्कस कर रहे थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, उसके हमने कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स डिस्क्राइब किए थे, डिस्कस किए थे। देन हमने डिस्कस किया था आपका स्ट्रक्चर ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन। हमने देखा था वहां पे किस तरह के प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं। सेल मेम्ब्रेन जो है वो फास्फोलिपिड्स की बनी होती है, ठीक है। देन फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन हम डिस्कस कर रहे थे, और फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने डिस्कस किया था आपका फर्स्ट फंक्शन, दैट इज डिफ्यूजन। नाउ द सेकंड फंक्शन इज ऑस्मोसिस। So osmosis is also the movement of particles from higher concentration to lower concentration. But here in osmosis हम बात करेंगे वाटर की सेंस। So osmosis means movement of water from higher concentration to lower concentration. Higher concentration to lower concentration. यहां पे no energy is required, no ATP is required. ATP independent process है ये, so no energy is required. Cells absorb water through osmosis. वाटर को कैसे एब्जॉर्ब करते हैं सेल्स? बाय द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस। सेल एब्सॉर्ब्स वाटर थ्रू दिस प्रोसेस, दैट इज ऑस्मोसिस. Osmosis is movement of water from higher concentration to lower concentration. Then अगर हम बात करें ऑस्मोसिस की, तो यहां पे आपको थोड़ी चीज समझनी होगी कि what is solution. Solution is made up of two things, that is solute plus solvent. सोल्यूशन जो है वो दो चीजों से बना होता है, एक सॉल्यूट एक सॉल्वेंट, जिसको डिसॉल्व होना है, विच इज टू बी डिसॉल्व, उसको हम कहेंगे सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व होना है उसको हम कहेंगे सॉल्वेंट. ठीक है. सो अगर हम बात करें कि अगर हम बीकर में या एक ग्लास में और उसमें अगर हम वाटर में, ठीक है, और इस वाटर क्या आ गया हमारा? सॉल्वेंट. और इस वाटर में अगर हम शुगर को ऐड कर दें, या हम कह सकते हैं कि हम साल्ट को ऐड करें इसमें, तो साल्ट इज सॉल्यूट, मतलब साल्ट जो है वो डिसॉल्व हो रहा है. ठीक है. जो चीज डिसॉल्व हो रही है, इसका मतलब दैट इज सॉल्यूट, और जिसमें डिसॉल्व हो रही है दैट इज सॉल्वेंट. एंड दिस सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट मेक्स सॉल्यूशन. सो ऑस्मोसिस को समझने के लिए हम क्या करेंगे कि अगर हम इसमें एक सॉल्यूशन लें, या वी कैन से वाटर लें, और मान लो ये हमने कोई आरबीसी यहाँ पे डाल दिया, आरबीसी या एनिमल सेल हमने यहाँ पे जो है इनपुट कर दिया है, हमें बीकर के अंदर डाल दिया, और इस सेल के अंदर हमने जो कंसंट्रेशन है पानी की या वाटर की, वो हमने ज्यादा रखी. सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन हमने यहाँ पे कम रखी. मतलब इस तरह का केस होगा, यहाँ पे सॉल्यूट की जो कंसंट्रेशन होगी वो कम होगी सॉल्वेंट से. ठीक है, सॉरी, कम होगी सॉल्वेंट से. और ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्यूट की कंसंट्रेशन कम हो सॉल्वेंट से, ठीक है, इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन. हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, जहां पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से कम हो, मतलब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डाइल्यूट
कंसंट्रेशन हो, या कह सकते हैं डाइल्यूट कंसंट्रेशन हो सॉल्यूट की, तो उस तरह के सॉल्यूशन को कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा, जब सॉल्यूट की कंसंट्रेशन सॉल्वेंट से ज्यादा हो, ठीक है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन मतलब सॉल्यूट जो है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, यहाँ कह सकते हैं सॉल्यूट जो है वो कंसंट्रेटेड हो, सॉल्यूशन जो है वो कंसंट्रेटेड हो, और यहाँ पे सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूटेड हो। इस तरह के केस को हम, इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन किसी सिस्टम में इक्वल हो, तो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। इस तरह की कंडीशन को हम कहते हैं आइसोटोनिक। यहाँ पे क्या होगा, हम किसी आरबीसी को अगर हम इसमें डालें, इस सॉल्यूशन के अंदर डालें, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर डालें, तो यहाँ पे क्या होगा कि बाहर का जो इन्वायरमेंट है, सेल के बाहर का जो इन्वायरमेंट है, वहाँ सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सॉल्यूट की कम है, मतलब वहाँ वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा है, सेल के अंदर वाटर की कंसंट्रेशन कम है। तो मूवमेंट कहाँ से कहाँ की तरफ होगी, हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। और सेल जो है, जैसे ही सेल में वाटर की कंसंट्रेशन बढ़ेगी फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन, क्योंकि बाहर से अंदर की तरफ वाटर मूव होगा, तो यहाँ पे क्या होगा कि सेल जो है वो स्वेल करेगा, ठीक है, सेल का स्ट्रक्चर जो है वो हम कहेंगे टर्जिड सेल जो है वो बन गया, ठीक है, एक किस्म से हम देखें तो, ठीक है, यहाँ पे जो सेल है वो स्वेल हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर हम बात करें, तो हाइपोटोनिक में अगर हम किसी एनिमल सेल को डाल दें, सपोज आरबीसी को डाल दें, यहाँ पे वाटर की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी बाहर, क्योंकि यहाँ पे सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा है, जो सॉल्यूशन है दैट इज कंसंट्रेटेड। तो यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि जो वाटर की कंसंट्रेशन है वो बाहर कम है, अंदर ज्यादा है, सेल के अंदर अगर कंसंट्रेशन ज्यादा है, तो इस तरह से सेल जो है वो बाहर की तरफ मूवमेंट करेगा। वाटर की मूवमेंट कहाँ होगी, सेल से बाहर की तरफ, ठीक है। सो इस तरह के सॉल्यूशन को हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। और इस कंडीशन में क्या होगा कि जो सेल है दैट इज श्रिंक, सेल जो है वो श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज हाइपोटोनिक। और सॉल्यूट और सॉल्वेंट की अगर हम बात करेंगे, यहाँ पे अगर हम किसी सेल को डालेंगे, किसी आरबीसी को डालेंगे, तो वो उसमें ना तो हम कहेंगे मतलब इक्वल कंसंट्रेशन हमें देखने को मिलेगी, यहाँ पे कोई मूवमेंट देखने को नहीं मिलेगी, इवन नेट मूवमेंट यहाँ पे कोई देखने, मूवमेंट तो होगी यहाँ, लेकिन नेट मूवमेंट नहीं होगी। मान लो ये सेल है हमारा आरबीसी, ठीक है, अगर यहाँ पे 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के हैं, तो यहाँ पे भी 10 मॉलिक्यूल्स वाटर के होंगे, सॉल्वेंट में भी सॉल्यूशन में भी 10 मॉलिक्यूल्स होंगे, और अंदर सेल के अंदर भी वाटर के मॉलिक्यूल्स 10 होंगे, ठीक है। मींस अगर यहाँ से मान लीजिए 100 मॉलिक्यूल्स है, 100 मॉलिक्यूल्स वाटर, और अंदर भी सेल के अंदर 100 मॉलिक्यूल्स वाटर, ठीक है। तो यहाँ से अगर 10 मॉलिक्यूल्स बाहर की तरफ मूव होंगे, तो एट द सेम टाइम 10 मॉलिक्यूल्स जो है सेल के अंदर भी जाए, मूवमेंट होगी यहाँ पे, लेकिन नेट मूवमेंट जो है वो नहीं होगी आइसोटोनिक सॉल्यूशन के केस, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑस्मोसिस, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ठीक है। यहाँ पे सेल स्वेल हो जाएगा, टर्जिड हो जाएगा, क्योंकि मूवमेंट जो है वो बाहर से अंदर से बाहर की तरफ होगी हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में। यहाँ पे अगर हम बात करें हाइपोटोनिक में, तो यहाँ पे सेल जो है दैट इज श्रिंक हो जाएगा, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ सेल और मूवमेंट ऑफ वाटर into environment that is known as end osmosis. End osmosis means movement of water, into cell. जब वाटर की मूवमेंट सेल की तरफ हो, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं एंड ऑस्मोसिस। और जब मूवमेंट ऑफ वाटर, जब मूवमेंट सेल की कहाँ हो, वाटर की कहाँ हो, मूवमेंट ऑफ वाटर या वी कैन से मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, बाहर की तरफ जब मूवमेंट हो, तो उसको हम कहते हैं एज ऑस्मोसिस, मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू सराउंडिंग, ठीक है। So hypertonic solution, isotonic solution, and now these two terms, end osmosis and exosmosis.
मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सेल, जब सेल की तरफ मूवमेंट हो पानी की तो इसको हम कहते हैं एंडोस्मोसिस। और जब मूवमेंट ऑफ वाटर इनटू द सराउंडिंग, जब सेल से बाहर की तरफ मूवमेंट हो, एक्सोस्मोसिस। एक्सोस्मोसिस, ठीक है, एक्सोस्मोसिस। ठीक है, सो दिस इज ऑस्मोसिस। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे थर्ड फंक्शन, दैट इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। यार उससे पहले हम छोटा सा एक और फंक्शन डिस्कस करते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में, कि यहाँ पे मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट देखी जाती है। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन का थर्ड फंक्शन है मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट। मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि कोई मीडियम होगा यहाँ पे कोई डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस वाला एग्जैक्टली कंसेप्ट नहीं अप्लाई होगा। ठीक है, यहाँ पे क्या होगा कि मान लो कोई शुगर मॉलिक्यूल है या कोई अमाइनो एसिड है जिसको एंटर होना है सेल की तरफ या सेल के अंदर, तो यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे कुछ एक यहाँ पे मीडिएटेड ट्रांसपोर्ट आर ऑफ टू टाइप्स, वन इज फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट और वी कैन से फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन के केस में क्या होता है कि यहाँ पे मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन में हमने देखा था बहुत सारे प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, और इस केस में क्या होता है कि फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन में इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में कुछ ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, या हम इनको परमिएसिस भी कहते हैं, आल्सो नोन एज परमिएसिस। ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स, मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और यहाँ पे कोई शुगर का मॉलिक्यूल है, ठीक है, शुगर के मॉलिक्यूल को एंटर होना है सेल के अंदर। सो बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन तो पॉसिबल नहीं है इतना बड़ा मॉलिक्यूल कैसे सेल के अंदर एंटर हो, या अमाइनो एसिड कैसे सेल के अंदर एंटर हो। तो वहाँ पे जो हम कहेंगे जो कंसेप्ट लगता है दैट इज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। यहाँ पे ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करेंगे, ट्रांसपोर्ट, मान लो ये कोई ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर इस तरह से, तो ये ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या करेंगे, शुगर के मॉलिक्यूल्स को इस तरह से बाइंड करके इसको थोड़ा सा फैसिलिटेट करेंगे और ये जो मॉलिक्यूल है ये इस तरह से सेल के अंदर एंटर होगा। ठीक है, मतलब बाय द मीडियम, एक मीडियम यूज हो रहा है यहाँ पे, ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स यूज हो रहे हैं, परमिएसिस यूज हो रहे हैं, जिनकी वजह से पार्टिकल को जो है वो, या हम कह सकते हैं शुगर के मॉलिक्यूल्स को एंटर सेल के अंदर किया जा सकता है। ठीक है, मतलब एक ट्रांसपोर्ट प्रोटीन्स क्या कर रहे हैं, फैसिलिटेट कर रहे हैं। तो इस तरह के हम स्टेप को कहते हैं फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। दूसरा यहाँ पे होता है एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एक्टिव ट्रांसपोर्ट की अगर हम बात करें तो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि मान लो ये हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है और इसके ऊपर ये इस तरह से चैनल्स प्रेजेंट है, चैनल प्रोटीन प्रेजेंट है। होता क्या है कि मान लो एक्टिव ट्रांसपोर्ट का मतलब हुआ कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडेड काम करना, जैसे हम डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस में पढ़ते हैं कि जिस तरफ कंसंट्रेशन कम होती है उस तरफ मूवमेंट होती है पार्टिकल्स, लेकिन इस केस में अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट जो है वो काम होता है, और अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट काम होगा तो यहाँ पे एटीपी की जरूरत पड़ेगी, मतलब यहाँ पे एनर्जी जो है वो यूज होती है, इसीलिए हम इसको एक्टिव ट्रांसपोर्ट कहते हैं। ठीक है, मान लो यहाँ पे सोडियम की क्वांटिटी जो है वो कम है और यहाँ पे सोडियम की जो कंसंट्रेशन है वो ज्यादा है। ठीक है, तो नॉर्मली देखें तो हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन जो है वो पार्टिकल्स मूव करेंगे, लेकिन एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या होगा कि अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट भी काम हो सकता है। तो सोडियम जो है जहाँ स्मॉल कंसंट्रेशन मॉलिक्यूल्स की ये इजीली जो है वो सेल के अंदर आ सकते हैं विद द हेल्प ऑफ सोडियम चैनल्स, और वी कैन से सोडियम पोटेशियम चैनल। तो इस तरह की ये भी एक फंक्शन है आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन का। फोर्थ फंक्शन है एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। सो फोर्थ वन इज एंडोसाइटोसिस एंड एक्सोसाइटोसिस। Exocytosis. First we discuss endocytosis. Endo means inside. Cell
एंडोसाइटोसिस की अगर हम बात करें तो दिस इज अ टाइप ऑफ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड मूवमेंट ऑफ particles into the cell, movement of particles into the cell from external environment. एंडोसाइटोसिस में क्या होगा, एक तो ये एक्टिव ट्रांसपोर्ट की टाइप है, यहाँ पे एनर्जी यूज होगी। दूसरा यहाँ पे क्या होगा कि जो पार्टिकल्स की मूवमेंट होगी वो सेल से बाहर की तरफ होगी, ठीक है। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल फ्रॉम बाहर से अंदर की तरफ जो है मूवमेंट होगी, इसीलिए हम इसको कहते हैं एंडोसाइटोसिस। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स इनटू द सेल फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। कैसे होगा, मान लो ये हमारे पास कोई सेल है और ये सेल की बाहर से प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, और हमने कहा था प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो स्ट्रक्चर है नेचर है दैट इज फ्लेक्सिबल। इस तरह से ये कोई फूड मॉलिक्यूल प्रेजेंट है, ठीक है, और इस तरह से इस पार्टिकल को जो है इनटेक करना है किसी सेल, ठीक है। तो ये सेल क्या करेगा, इस प्लाज्मा मेम्ब्रेन में सबसे पहले इस तरह से इन्वेजिनेशन होगी, सबसे पहले फूड पार्टिकल के नजदीक जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल, इस तरह से इस फूड पार्टिकल को यहाँ जो है वो लिया जाएगा फूड के अंदर, सेल के अंदर, ठीक है। और फाइनली क्या होगा, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है इस तरह से यहाँ से कट हो जाएगी, वेसिकल्स की फॉर्मेशन होगी, और इस तरह से कट होके इस तरह से ये फूड जो है अब यहाँ पे फूड पार्टिकल जो है वो सेल के अंदर आ गए, ठीक है। इस तरह से इस प्रोसेस को हम कहते हैं एंडोसाइटोसिस। एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, दैट इज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। सो एंडोसाइटोसिस इज ऑफ टू टाइप्स, फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस। Phagocytosis means intake of food particle, या हम इसको कहते हैं phagocytosis को cells eating process, मतलब यहाँ पे लार्ज पार्टिकल्स जो है वो सेल के अंदर लिए जाएंगे, लार्ज पार्टिकल्स आर टेकन इनटू सेल्स ईटिंग प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस। इस तरह से जो हमने अभी डिस्कस किया कि कैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन इमेजिनेट करके फूड के पार्टिकल को एंटर करेगी, वेसिकल्स के साथ फ्यूज होगी, इस तरह से वेसिकल्स फॉर्म होगी, वेसिकल्स फाइनली कट हो जाएगी, पिंच ऑफ हो जाएगी, और फाइनली ये वेसिकल जो है वो सेल के अंदर आ जाएगी, और ये वेसिकल जो है वो लाइसोसोम्स के साथ फ्यूज होके जो भी फूड जो है वो जहाँ पे भी टारगेट होगा वहाँ पे यूज किया जाएगा, ठीक है। तो इस तरह के प्रोसेस को हम कहते हैं फैगोसाइटोसिस, सेल्स ईटिंग प्रोसेस। और स्पेशली अगर हम देखें तो फैगोसाइटोसिस देखा जाता है अमीबा के केस, ठीक है। यहाँ पे अमीबा हम एग्जांपल ले सकते हैं। पिनोसाइटोसिस की बात करें तो इसको हम कहते हैं सेल्स ड्रिंकिंग प्रोसेस, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है, जो वाटर है, उस तरह के मॉलिक्यूल्स को अंदर दिया जाता है। मान लो ये हमारे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है वी कैन से, या कोई वाटर मॉलिक्यूल है, इसको एंटर होना है सेल के अंदर, तो इस तरह से इन्वेजिनेशन जो है वो होगी, फाइनली ये वाटर आया इसमें, और फाइनली ये पिंच ऑफ होके इस तरह से जो है वापस, क्योंकि फ्लेक्सिबल स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, तो इस तरह से फूड जो है वो सेल के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से इस प्रोसेस को कहते हैं सेल्स ड्रिंकिंग प्रोसेस, ठीक है। सो फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस आर टू टाइप्स। एंडोसाइटोसिस की अगर बात करें, दिस इज एंडोसाइटोसिस, ठीक है। एक्सोसाइटोसिस की बात करें तो एक्सोसाइटोसिस मींस मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सेल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। सो एंडोसाइटोसिस का मतलब अंदर की तरफ फूड का आना, और पिनोसाइटोसिस का मतलब बाहर की तरफ फूड को फेंकना।
So exocytosis, movement of particles from cell to external environment. Movement of particles from cell to external environment. This is also known as cell vomiting. जो भी cell vomiting, एक्सोसाइटोसिस also known as cell vomiting. मतलब इस तरह से जो है कोई सेल मेम्ब्रेन है आपकी, इस तरह से जो भी वेस्ट इसको बाहर फेंकना है, उस हार्मोन्स हो सकते हैं और कोई और सिक्रेशन हो सकती है, ऊपर सबसे पहले वेसिकल्स में पैक होगी, फाइनली ये वेसिकल जो है इस तरह से फ्यूज हो जाएगी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ, ठीक है, और इस तरह से इसको एक्सक्रीट आउट किया जाएगा एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है. सो दिस इज नोन एज एक्सोसाइटोसिस. सो फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन: डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस, mediated transport, and finally endocytosis and exocytosis. Next we will discuss हम अगली क्लास में बात करेंगे सेल मेम्ब्रेन के बारे में. थैंक यू वेरी मच.